सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है प्रथम बैंकर के इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो सेशन में। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक प्रमोशन का एग्ज़ाम हो या फिर किसी तरह का लेटरल एंट्री आप लोग एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, जैसे इस पे SCBO का एग्ज़ाम होता है, क्रेडिट ऑफिसर का एग्ज़ाम हर बैंक का आता रहता है, चाहे PNB का हो, बैंक ऑफ बड़ौदा का हो, बैंक ऑफ इंडिया का हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र या सेंट्रल बैंक का भी एग्ज़ाम खत्म हुआ है। IBPS RRB स्केल 2-3 का एग्ज़ाम भी होना है। कोई भी बैंक का प्रमोशन एग्जाम आप लोग दे रहे हैं या JIB का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन हालांकि एक वीडियो जो है वो 6-7 महीने पहले मैंने डाला था और इस वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत लोगों ने देखा उस वीडियो को। लेकिन अभी आई थिंक 26 मार्च को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हुए हैं, बहुत सारे लिमिट्स चेंज हुए हैं, बहुत सारे रेट्स चेंज हुए हैं। इसी के लिए जो है एक वीडियो मैं चाह रहा था कि आप लोगों के लिए मैं एक अच्छे सी वीडियो बनाऊं, ताकि जो भी लेटेस्ट चेंज हुए हैं वो इस फाइनेंशियल ईयर में तो सारा चेंज एज इट इज रहने वाला है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में जितने भी लोग एग्ज़ाम्स देंगे, जो भी मैंने एग्ज़ाम्स के नाम लिए हैं, चाहे बैंक प्रमोशन का एग्ज़ाम दें या कोई लेटरल एंट्री बैंक एग्ज़ाम्स दें, सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो डेटा मैं बताऊँगा ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और कोशिश करूँगा इस वीडियो को मैं थोड़ा जल्दी ख़त्म करूँ, लेकिन चूँकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो सारा जो भी मैं पॉइंट्स बताऊँगा वो आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को जो है शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है। तो priority sector are those sectors which the government of India and Reserve Bank of India consider as important for achieving sustainable development goals of the country। हमारे देश में जो है बहुत सारे ऐसा सेक्टर है, ऐसा एरियाज है जो कि बहुत ही अनडेवलप्ड है। वहाँ पे लोन अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, क्रेडिट डिफिशियंट एरियाज है, छोटे छोटे दुकानदार हो गए या स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हो गए, ऐसी जगहों पे जो है लोन की बहुत ज़रूरत है ताकि उन लोगों का भी विकास हो। और जब तक सभी लोगों का समावेशी विकास नहीं होगा, देश का कभी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पूरा नहीं हो सकता है। इसी के लिए जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है मिलकर के कुछ ऐसे सेक्टर्स को उन्होंने निकाला है, कुछ ऐसे सेक्टर्स को उन्होंने सेलेक्ट किया है जहाँ पे कि लोन या एडवांस या क्रेडिट जो भी आप बोलिए वो करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो सभी जितने भी बैंक्स इंडिया में काम कर रहे हैं, सभी बैंकों को उन सेक्टर्स में लोन करने के लिए कुछ खास टारगेट्स दिए जाते हैं, ताकि उनका जो भी लोन टोटल वो करेंगे उसमें से इतना % लोन या इतना हिस्सा लोन जो है इन्हीं सेक्टर्स में होना चाहिए, ताकि सभी सेक्टर्स का इक्वल देश में विकास हो और इसी तरीके से हमारा देश का जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पूरा हो। वो सेक्टर्स कौन कौन से हैं जहाँ पे टारगेट्स दिए जाते हैं बैंकों को? वो सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, वो सेक्टर है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर्स, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन सेक्टर, हाउसिंग का जो सेक्टर है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का है, रिन्यूएबल एनर्जी का है, या फिर इसके अलावा कोई और बच गया तो अदर्स है। ठीक है, तो हम लोग आगे देखेंगे बहुत सारे चार्ट्स के माध्यम से हर तरह के जितने भी टारगेट्स दिए गए हैं उसको देखते हैं हम लोग। ये जो है इसमें बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ है, बहुत माइनर चेंज है, लेकिन चूंकि इस वीडियो को मैं फिर बिल्कुल नए तरीके से बना रहा हूँ, इसलिए सारा डेटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा डेटा को अच्छे से समझिएगा आप लोग। जितने भी बैंक्स इंडिया में काम कर रहे हैं, इस चार्ट में जो है उन बैंक्स को 4 भागों में बांट दिया गया है। पहला कौन सा है? डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक्स, इसमें एक्सक्लूड कर दिया गया है RRB को और स्मॉल फाइनेंस बैंक को। ठीक है, एवं फॉरेन बैंक्स विथ इक्वल टू और मोर देन 20 ब्रांच। मतलब पहला कैटेगरी में कौन सा है? डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक्स एंड फॉरेन बैंक विथ मोर देन या इक्वल टू 20 ब्रांचेज। दूसरा कैटेगरी आपका फॉरेन बैंक विथ लेस देन 20 ब्रांचेज। ठीक है, थर्ड कैटेगरी है RRBs और फोर्थ है स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब देखिए सबसे पहले क्या है? टोटल प्रायोरिटी सेक्टर। टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट कितना है? कभी कभी एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि RRB का टोटल प्रायोरिटी सेक्टर कितना है। टोटल प्रायोरिटी सेक्टर जो है वो अगर पहले पार्ट का बात करें, डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक्स जिसमें कि RRB SFB को शामिल नहीं किया गया है, और फॉरेन बैंक्स विथ इक्वल टू और मोर देन 20 ब्रांचेज पर 40% का टारगेट है।
प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट जो है वो 40% ऑफ ANBC है और CEOBAC है। ये आपके लिए नया टर्म हो सकता है, हालांकि ANBC और CEOBAC जो है ये टोटल किसी भी बैंक के टोटल क्रेडिट का निकालने का दोनों अलग अलग मेथड्स हैं। तो ANBC का फुल फॉर्म होता है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, और CEOBAC का मतलब होता है, जो फुल फॉर्म है वो बता देता हूँ, क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। ठीक है, और तो जो भी इनका कितना इन्होंने किया है, इनका टोटल लोन के रिस्पेक्ट में कितना % टारगेट पूरा हुआ है, तो ये जो निकालते हैं तो ये 40% लोन जो है, 40% एडवांस जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर में होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कैटेगरी है फॉरेन बैंक्स विथ लेस देन 20 ब्रांचेज। इनका भी 40% का ही टारगेट है, बट इनके टारगेट्स में थोड़ा सा कुछ और भी चीज़ें जो आपको जानना चाहिए। टोटल टारगेट 40% का है, उसमें क्या है कि आउट ऑफ 40% 32% फॉर लेंडिंग टू एक्सपोर्टर्स, 32% फॉर लेंडिंग टू। देखिए जो भी बता रहा हूँ उसको बहुत बारीक से समझिएगा आप लोग, आपको नोट करना हो नोट कर लीजिएगा। वैसे PDF टेलीग्राम के ग्रुप में पड़ा हुआ है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। आउट ऑफ 40% 32% शुड बी लेंडिंग टू एक्सपोर्ट्स एंड 8% कैन बी एनी अदर प्रायोरिटी सेक्टर। ठीक है, RRBs के लिए क्या है, टोटल टारगेट 75% है। जितना भी लोन होगा उसका 75% जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर में होगा। सॉरी, स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी 75% है। अब टोटल प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर भी सब टारगेट्स होते हैं। ठीक है, कि 40% अब टारगेट है तो ऐसा नहीं कि आपने किसी एक सेक्टर में ही करके उसको पूरा कर दिया। तो 40% में से जो है 18% एग्रीकल्चर में होना चाहिए। ठीक है, 18% एग्रीकल्चर में होना चाहिए। सबके लिए 18% है, देख लीजिए आप लोग। सिर्फ फॉरेन बैंक्स विथ लेस देन 20 ब्रांचेज हैं, उसके लिए 18% का क्राइटेरिया नहीं है, उसके लिए कोई एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है? अब देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है, जो 18% है उसके अंदर भी बाइफर्केशन है। अब जो फार्मर्स होते हैं वो कॉर्पोरेट फार्मर भी होते हैं, नॉन कॉर्पोरेट फार्मर भी होते हैं। कॉर्पोरेट फार्मर मतलब जो बड़े फार्मर्स हैं। ठीक है, जैसे आपका FPO हो गया, FPC हो गया, वो सब भी जो है फार्मर्स की कंपनीज है, फार्मर्स के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वो कॉर्पोरेट फार्मर हैं। तो 18% में जो है 14% नॉन कॉर्पोरेट फार्मर को देना है। ठीक है, 14% है नॉन कॉर्पोरेट फार्मर को, और उस 14% में भी 10% जो है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को है। बहुत ज़रूरी चीज़ है, ध्यान से समझिएगा। सिर्फ एग्रीकल्चर 18% याद करने से कुछ नहीं होगा। एग्रीकल्चर 18%, आउट ऑफ 18% 14% इज फॉर नॉन कॉर्पोरेट फार्मर, एंड आउट ऑफ 14% 10% इज फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर क्या होता है वो जान लीजिए। मार्जिनल फार्मर जिसके पास फार्मलैंड 1 हेक्टेयर से कम है। ठीक है, जिसके पास फार्मलैंड 1 हेक्टेयर से कम है। 1 हेक्टेयर को समझने में भी किसी को दिक्कत हो रहा हो तो फिर मैं आगे बता दूंगा आपको। ठीक है, उसके बाद एक है स्मॉल मार्जिनल फार्मर, हो गया आपका 1 हेक्टेयर से कम वाला फार्मलैंड वाला, और स्मॉल फार्मर जो है 1 हेक्टेयर से ऊपर की भूमि है और 2 हेक्टेयर से कम की भूमि है, वो हो गया आपका स्मॉल फार्मर। ये सेम क्राइटेरिया जो है इस कैटेगरी में भी है, RRB में भी है। 14% फॉर नॉन कॉर्पोरेट फार्मर एंड 10% फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, ये यहाँ पे भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 18% एग्रीकल्चर, 14% फॉर नॉन कॉर्पोरेट फार्मर एंड 10% फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। इसके अलावा माइक्रो इंटरप्राइज है, माइक्रो इंटरप्राइज है। तो माइक्रो इंटरप्राइज का टारगेट जो है वो 7.5% का, ध्यान दीजिएगा। नॉट एप्लीकेबल, इसमें इसका तीनों जगह पे नॉन एप्लीकेबल है। मतलब 40% टारगेट फॉरेन बैंक लेस देन 20 ब्रांचेस को दिया गया है। वो टोटल यहाँ पे 32% एक्सपोर्ट के लिए, 8% कहीं पे भी अदर प्रैक्टिस सेक्टर के लिए। तो बाकी जो चीज़ें हैं एग्रीकल्चर, माइक्रो इंटरप्राइज और एडवांस टू बीकर सेक्शन, इन तीनों में जो है नॉट अप्लीकेबल है। किस केस में? फॉरेन बैंक्स विथ लेस देन 20 ब्रांचेज में। उसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो माइक्रो इंटरप्राइज में 7.5% इनको भी है, 7 यहाँ पे भी है, 7.5% यहाँ भी है। एक एडवांस टू बीकर सेक्शन है, एडवांस टू बीकर सेक्शन है, 12% है
डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक को और फॉरेन बैंक विथ 20 ब्रांचेज को। 12% स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी है, लेकिन 15% आरआरबी को है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आया है कि आरआरबी को जो है एडवांस टू वीकर सेक्शन का टारगेट कितना है, तो ये 15% है। इसलिए आता है कि लोग सोचते हैं कि 7.5 यहाँ है तो 7.5 तीनों में कॉमन है, 18% है तो तीनों में कॉमन है, तो ये भी 12% तीनों में कॉमन होगा। लेकिन नहीं, रीजनल बैंक्स को जो है एडवांस टू वीकर सेक्शन का टारगेट ये 15% का है। एक और चीज़ है, ये जो आप लोग 75 यहाँ देखे हैं ना, इसके अंदर ये सारे हैं, ऐसा नहीं उसके अलावा है। टोटल 75 है, उसके अंदर ही 18% एग्रीकल्चर, 7.5% माइक्रो इंटरप्राइज, 15% एडवांस टू वीकर सेक्शन। ये इसीलिए सब टारगेट्स दिए गए हैं। ऐसा ना हो कि बैंक अपनी सहूलियत के हिसाब से सारा का सारा 75% का जो टारगेट है टोटल प्राइवेट सेक्टर का, वो किसी एक ही सेक्टर में कर दे या उसका जो है प्रॉपर बाइफर्केशन ना हो पाए। तो जो पर्पस है इसका प्राइवेट सेक्टर बनाने का कि एग्रीकल्चर का भी विकास हो, माइक्रो इंटरप्राइजेज का भी विकास हो, वीकर सेक्शंस को भी लोन मिले, ये फिर पूरा नहीं होगा। इसी के लिए सब टारगेट्स बांट दिए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चार्ट में। यह है आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का अलग से दिया हुआ है। पहले इसका चार्ट बहुत लंबा हुआ करता था, अब बहुत ही शॉर्ट में है। टोटल प्रायोरिटी सेक्टर जो है वो 60% है, ये कम हुआ है। ये 25-26 के लिए जो पिछले साल चार्ट था उसमें टोटल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट 75% लिखा हुआ था, लेकिन अब जो है 60% का है। माइक्रो इंटरप्राइज 7.5%, एडवांस टू वीकर सेक्शन 12%। ये आरआरबी को छोड़ दें तो एसएफबी और पहला वाला जो कैटेगरी था उसके हिसाब से सेम है। माइक्रो इंटरप्राइज 7.5%, एडवांस टू वीकर सेक्शन 12%। लेकिन टोटल पीएसएल ध्यान रखिएगा, टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को है, वो 60% का ये चेंज हुआ है। ये आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा आप लोग। अब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है और मोस्टली पॉइंट में जो है ये चेंज हुआ है, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। सेक्टर वाइज पीएसएल लिमिट है कि कितना तक लोन होगा तो वो पीएसएल के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का टारगेट के लिए एलिजिबल होगा, कहाँ तक कौन से सेक्टर में लोन होगा। तो इसी के लिए सेक्टर किसी भी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो आप लोग जaiib दे रहे हो या बैंक प्रमोशन दे रहे हो या लेटरेंट का एग्जाम दे रहे हो। एजुकेशन लोन देखिए, जहाँ भी बोल्ड किया होगा ना उस वो चेंज हुआ होगा तभी बोल्ड है, ये शायद कोई मिस होगा तो मैं बता दूंगा आपको। एजुकेशन लोन जो है हम लोग कई साल से देख रहे थे कि 20 लाख रुपए तक का है, तो वो प्राइवेट सेक्टर में अकाउंट होता था। पहली बार इस बार चेंज हुआ है, पहली बार नहीं इस बार चेंज हुआ है, अब 25 लाख उसका लिमिट हो गया है। 25 लाख तक हाउस एजुकेशन लोन होगा तो वो पीएसएल में काउंट होगा। आगे चलते हैं, इसमें दो चीज़ है, हाउसिंग लोन है और हाउसिंग रिपेयर है। इससे पहले के चार्ट में जो लोग भी पहले पढ़े होंगे उसमें देखे होंगे कि उसमें दो ही कैटेगरी बना हुआ था, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में, एक उसके अलावा वाले सिटी में। इस बार 3 तरीके से कर दिया गया बाइफर्केशन। सेंटर्स विथ पॉपुलेशन ऑफ 50 लाख एंड एबव, दूसरा है सेंटर्स विथ पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख एंड एबव बट बिलो 50 लाख, मतलब 10 लाख से ऊपर 50 लाख के बीच में। तीसरा है सेंटर्स विथ पॉपुलेशन बिलो 10 लाख। 3 कैटेगरी बांट दिया गया है, तो तीनों में आप लोग देखिएगा 50 लाख से ऊपर वाले में अगर कोई हाउस लोन है तो 50 लाख का लोन है, 50 लाख तक का मैक्सिमम लोन ही प्राइवेट सेक्टर में आएगा। कंडीशन है कि मैक्सिमम कॉस्ट शुड नॉट बी मोर देन 63 लाख। ठीक है, इसी में एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर रिपेयरिंग के लिए है तो 15 लाख है। ठीक है, रिपेयरिंग के लिए है तो 15 लाख है, उसका मैक्सिमम 15 लाख तक ही काउंट होगा आपके पीएसएल में, और मैक्सिमम कॉस्ट 63 लाख होना चाहिए घर बनने का। दूसरा एक आपका है 10 लाख से ऊपर की आबादी वाले और 50 लाख से कम, मतलब मोर देन 10 लाख का पॉपुलेशन हो और लेस देन 50 लाख का पॉपुलेशन हो, उस केस में जो है 45 लाख रुपीज़ तक का हाउस लोन या 12 लाख तक का हाउस रिपेयरिंग लोन, दोनों जो है वो प्राइवेट सेक्टर में एलिजिबल होगा। कंडीशन ये है कि मैक्सिमम कॉस्ट शुड नॉट बी मोर देन 57 लाख। ठीक है, लास्ट कंडीशन है सेंटर्स विथ पॉपुलेशन बिलो 10 लाख। 10 लाख से कम का जो सेंटर है, आबादी वाला सेंटर है, वहाँ पे
लोन 35 लाख तक का जो लोन होगा वो प्रैक्टिस सेक्टर में होगा, और उसके रिपेयरिंग के लिए लेते हैं उसी सेंटर्स पे तो 10 लाख तक का लोन होगा वो प्रैक्टिस सेक्टर में होगा। बस कंडीशन क्या है कि मैक्सिमम कॉस्ट शुड नॉट बी मोर देन 44 लाख रुपीज। ये एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन दोनों ही चेंज हुआ है, तो प्रॉपर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बार एग्जाम में आने वाले समय में इससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि एक टॉप 20 एमसीक्यू का एक वीडियो मैं लेके अगले ही दिन कल कोशिश करूंगा लाने का, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, रिवीजन पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कुछ और चीज है जो चेंज हुआ है देख लीजिए आप लोग। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि स्कूल बनाना है, उसमें ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, सैनिटेशन फैसिलिटी है, ऐसे केसेस में जो अब पीएसएल का लिमिट है वो 8 करोड़ पर बोरोवर है, पहले 5 करोड़ था। ठीक है, तो पहले वाला मैं बार बार नहीं बोलूंगा, उससे आपको दिमाग में कंफ्यूजन होगा। तो आज के समय में 8 करोड़ पर बोरोवर जो है पीएसएल के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कैटेगरी में ही है, लेकिन हेल्थ केयर फैसिलिटीज का बिल्डिंग बनाना हो, आयुष्मान भारत हेल्थ केयर बिल्डिंग टायर 2 टू टायर 6 सिटीज, मतलब कहीं पे भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज का बिल्डिंग बनाना हो, या आयुष्मान भारत वाला हेल्थ केयर बिल्डिंग बनाना हो, इन दोनों ही केसेस में जो है 12 लाख पर बोरोवर तक जो है लोन अगर दिया जाएगा तो वो पीएसएल में काउंट होगा। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आया है, प्रमोशन एग्जाम में भी आया है और कई एग्जाम्स में आए हैं। सोलर बेस्ड एंड बायोमास बेस्ड पावर जनरेटर है आप के लिए लोन हो रहा है, विंड मिल्स के लिए लोन हो रहा है, माइक्रो हाइडल प्लांट्स के लिए लोन हो रहा है, स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम के लिए हो रहा है, या रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए हो रहा है। तो ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी वाले केस में जो है अब लिमिट जो है वो 35 करोड़ पर बोरोवर तक का लोन होगा। ठीक है, 35 करोड़ तक का पर बोरोवर लोन होगा, उस केस में जो है ये पीएसएल के लिए एलिजिबल होगा। पहले ये लिमिट 30 करोड़ ही था। ठीक है, अगर कोई इंडिविजुअल लेता है, ये जो बोरिंग एंटिटी है ये ऑब्वियसली किसी फर्म को, किसी कंपनी को मिलेगा। कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में लेता है यही काम करने के लिए, तो 10 लाख पर करोड़ तक का लोन जो है वो पीएसएल के लिए एलिजिबल होगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। स्टार्टअप इंगेज इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज, स्टार्टअप इंगेज इन, स्टार्टअप के लिए जो लोन होगा, चाहे एग्रीकल्चर एलाइड में स्टार्टअप हो या एमएसएमई में स्टार्टअप हो, दोनों ही केस में 50 करोड़ पर बोरोवर का जो है लिमिट पहले भी था, अब भी यही है। लोन्स फॉर फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग, फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग के लिए लोन होगा तो 100 करोड़ पर बोरोवर तक का लोन जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर में एलिजिबल है। अब नेक्स्ट जो है फार्म क्रेडिट टू इंडिविजुअल फार्मर। फार्म क्रेडिट टू इंडिविजुअल फार्मर में जो है, एक फार्म क्रेडिट में जो है अगर इंडिविजुअल को हम लोग दे रहे हैं उस केस में क्या क्राइटेरिया है, देखिए NWR ENWR, ये समझ लीजिए पहले क्या है। ये है नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट बोलते हैं इसको। ठीक है, जब वेयर हाउस में आप कुछ सामान अपना रखते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रखते हैं, तो वहाँ एक रिसीट मिलता है, उसको बोलते हैं हम लोग नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट। ये ऑनलाइन भी रिसीट निकलता है, ये उसका नाम है ENWR। ई हो गया इलेक्ट्रॉनिक और NWR हो गया नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट। अगर कोई अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को वहाँ रखता है और उसका बिल्स लेके आता है, रिसीट लेके आता है, उसके इसमें 90 लाख रुपए तक का लोन हम देते हैं किसी इंडिविजुअल फार्मर को, तो वो आता है पीएसएल में। और अगर उसके पास NWR मतलब कि नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट नहीं है, कोई लोकल रिसीट है या ये प्रूफ हो रहा है कि वहाँ रखा हुआ है, उस केस में जो है 60 लाख तक का लोन देते हैं, वो पीएसएल में काउंट होता है। देखिए जो बता रहा हूँ ना, ये बहुत बारीक चीज़ है और एग्जाम्स में आता ही आता है, कई बार मैंने खुद एग्जाम्स में देखे हुए हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा है फार्म क्रेडिट टू कॉर्पोरेट फार्मर। ये तो इंडिविजुअल फार्मर के लिए था, कॉर्पोरेट फार्मर के लिए बिल्कुल सेम ही चीज़ है, थोड़ा देख लेते हैं। 4 करोड़ तक का लोन दे सकते हैं हम लोग ट्रेडिशनल प्लांटेशन के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए। किसको? FPO को दे सकते हैं, वो प्रैक्टिस सेक्टर में होगा। 4 करोड़ तक का ही हम लोग उसको वही सेम जो नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट मैंने बताया था उसके अगेंस्ट में दे सकते हैं। 12 महीने तक के लिए उसके एग्रीकल्चर या क्रॉप प्रोड्यूस को हाइपोथिकेट करके या प्लेज करके 4 करोड़ तक का देंगे हम लोग, तो वो आपका प्रैक्टिस सेक्टर के अंदर आएगा। और 2.5 करोड़ देंगे अदर देन NWR। सेम यहाँ पे जो था इंडिविजुअल 90 और 60 जो था,
अगर ग्रुप में देंगे, एफपीओ को देंगे, कॉर्पोरेट फार्म को देंगे तो 4 करोड़ 2.5 लाख है। क्लियर है। एक और है 10 करोड़ पर बोरोइंग एंटिटी टू एफपीओ एफपीसी अंडरटेकिंग फार्मिंग विद एश्योर्ड मार्केटिंग ऑफ द प्रोड्यूस एट ए प्री डिटरमिन्ड प्राइस। ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका आरबीआई ग्रेड बी में लास्ट ईयर। ठीक है, हालांकि तब लिमिट कुछ और था, लेकिन ये क्वेश्चन आया है, 2-3 मैंने एग्जाम में देखा है। एक तो मुझे ध्यान है आरबीआई ग्रेड बी में ये क्वेश्चन आया था कि अगर कोई एफपीओ है एफपीसी है वो पहले ही बुक कर दे अपने सामान को किसी प्री डिटरमिन्ड प्राइस, मतलब पहले उसका रेट फिक्स हो और वो प्रॉपर एश्योर्ड मार्केटिंग के साथ वो बुकिंग हो, उस केस में जो है अगर एफपीओ को आप लोन कर रहे हैं तो 10 करोड़ पर बोरोइंग एंटिटी जो है वो पीएसएल के लिए एलिजिबल है। क्लियर है। यूनियन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है ये परमिटेड इनको नहीं है लेंड करने के लिए एफपीओ को और एफपीसी को। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 करोड़ पर करोड़ पहले भी था, अभी भी है, ये काउंट होगा आपका पीएसएल में। ये एक चार्ट था, इस चार्ट से में जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको जितने भी बताए हैं ये सारा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद कर लेना है अच्छे से। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में आप प्रथम बैंकर लिखेंगे आपको मिल जाएगा। अभी कोर्स की अगर बात करें तो अभी ज़्यादा कुछ कोर्स तो नहीं चल रहा है, लेकिन एक पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर का कोर्स चल रहा है और एक एसबीआई सीबीओ का कोर्स चल रहा है। हालांकि ये वीडियो पूरे साल भर लोग देखेंगे तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस साल जितने भी बैंक प्रमोशन के एग्जाम्स होंगे उन सभी के लिए हम बहुत ही अच्छा कोर्स डिजाइन कर रहे हैं। प्रॉपर आपका जो है सारे नोट्स एमसीक्यू सब कुछ लिख के आपके घर पे हम पूरा नोट्स एक तो भेजेंगे। दूसरा हमारे ऐप के ऊपर जो है वो हर एक टॉपिक का वीडियो होगा, हर एक टॉपिक के क्विज होंगे। इसके अलावा हम लोग बैंक प्रमोशन में डेली 25 क्वेश्चंस कराते हैं, तो डेट इज इनफ। और इस बार हमने जिस बैंक में भी बैंक प्रमोशन के हमने प्रिपरेशन करवाया है सभी में बहुत अच्छा रहा। इस साल के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। जितने भी लेटरल एंट्री एग्जाम्स होगा IBPS RRBS स्किल 2-3 के लिए हम लोग कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो 2 एग्जाम हुआ है अभी, एक सेल्स ऑफिसर वाला, एक रिलेशनशिप MSME वाला, दोनों के लिए इंटरव्यू का कोर्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और जितने भी कोर्स स्टार्ट होंगे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमेशा आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा जो भी एग्जाम्स होता है उसका इंटरव्यू का, हर एक एग्जाम का तो इंटरव्यू का कोर्स स्टार्ट नहीं होता, लेकिन कोशिश करते हैं कि लेटरल एंट्री में जो भी नोट्स हमारे पास अच्छे से अवेलेबल हैं उसका कोर्स स्टार्ट करें। हमारा नंबर और टेलीग्राम का लिंक, यूट्यूब पे तो वीडियो होगा ही, कोर्स में भी सारे वीडियो डलेंगे। ठीक है, सारा कुछ रहेगा। आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब में, अगर देख रहे हैं यूट्यूब में तो। आगे देखते हैं और क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। बैंक लोन्स टू एनबीएफसी फॉर ऑन लेंडिंग। ऑन लेंडिंग क्या होता है? बैंक को एनबीएफसी को अगर बैंक लोन देता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को, वो भी काउंट होता है पीएसएल में, बट फॉर ऑन लेंडिंग है। ऑन लेंडिंग का मतलब क्या होता है कि बैंक एनबीएफसी को दे रहा है और एनबीएफसी उसी पैसे को जो है किसी कस्टमर को लोन दे रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जो है उस लोन को जो बैंक कर रहा है, कमर्शियल बैंक लोन कर रहा है, उसको प्राइवेट सेक्टर में काउंट किया जाता है। इसके कुछ कंडीशंस हैं, जैसे एग्रीकल्चर में अगर वो एग्रीकल्चर में लोन दे रहा है तो एग्रीकल्चर में सिर्फ टर्म लेंडिंग होगा, वो सीसी नेचर में लेंडिंग नहीं होगा, टर्म लेंडिंग होगा। और 10 लाख पर बोरोवर तक का जो है वो काउंट होगा आपका इसमें पीएसएल में। अगर माइक्रो एवं स्मॉल इंटरप्राइजेस को दे रहा है एनबीएफसी लोन तो अब बैंक से लेकर के उस केस में 20 लाख पर बोरोवर तक का जो लोन होगा वो काउंट होगा पीएसएल में। ये आरआरबी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, यूसीबी के लिए नहीं है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए नहीं है, लोकल एरिया बैंक्स के लिए नहीं है। ठीक है। अब हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को भी बैंक लोन देता है फॉर ऑन लेंडिंग। ऑन लेंडिंग का मतलब आप समझ चुके हैं कि जो पैसा लेना है इमीडिएटली उसको प्रॉपर रजिस्टर्ड मेंटेन करके उसको कस्टमर को लोन देना है। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अगर लोन देती है तो 20 लाख पर बोरोवर तक का जो लोन होगा वो हाउसिंग कैटेगरी में होगा और प्राइवेट सेक्टर में इसको काउंट किया जाएगा। ठीक है। एक और है, नोट में कैप ऑन लेंडिंग लिखा हुआ है। बैंक क्रेडिट टू एनबीएफसी फॉर ऑन लेंडिंग एज एप्लीकेबल
will be eligible for PSL classification up to an overall limit of 5% of individual banks total practice sector। हाँ, इसलिए हर जगह पे सब सेक्टर्स बांटा जाता है कि ऐसा ना हो किसी एक सेक्टर में एक ही जगह पे ज़्यादा हो जाए। इसलिए टोटल प्रैक्टिस सेक्टर जो किसी बैंक का है वो NBFC को आप दे रहे हैं ऑन लेंडिंग के लिए या HFC को दे रहे हैं, आपका टोटल एक्सपोजर प्रैक्टिस सेक्टर का 5% से ऊपर इसमें नहीं होना चाहिए, ये कैप लगा हुआ है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है एडजस्टमेंट फॉर बेट्स इन PSL अचीवमेंट। होता क्या है, बैंक्स क्या करते हैं, जहाँ पे लोन अच्छा रिपेमेंट हो रहा है या ठीक है वहाँ पे लोन ज़्यादा करते हैं, जहाँ पे स्थिति खराब है रिपेमेंट नहीं हो रहा है वहाँ पे लोन कम करते हैं। तो उससे देश का कभी भी सस्टेनेबल अचीवमेंट तो होगा नहीं, डेवलपमेंट होगा नहीं। उस केस में क्या है, टू एड्रेस रीजनल डिस्पैरिटीज इन द फ्लो ऑफ प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, it has been decided to rank districts on the basis of per capita credit flow to private sector loan। पर कैपिटा क्रेडिट फ्लो कितना हुआ है उसके हिसाब से जो है, तो 2024-25 से स्टार्ट हो गया था ये। ऐसे जगह पे जहाँ की 9,000 से भी कम पर कैपिटा लोन हुआ है, 9,000 रुपये से भी कम पर कैपिटा लोन हुआ है, ऐसे जगह पे अगर आप लोन करते हैं तो आप जितना करेंगे उसका प्राइवेट सेक्टर को काउंट करते समय उसको 125% करके काउंट करेंगे। ठीक है, मतलब अगर ऐसे जगह पे जहाँ 9,000 पर कैपिटा से कम लोन हुआ है वहाँ पे अगर कोई बैंक लोन करती है तो वो 100 रुपये का करती है, तो प्राइवेट सेक्टर की गणना करते समय उसको 125 रुपया मान के गणना किया जाएगा। ठीक है, ये मोटिवेट करने के लिए बैंक को किया गया कि आप ऐसी जगह पे लोन कीजिए। दूसरा ये है कि अगर ऐसी जगह पे जहाँ 42,000 रुपये से ज़्यादा ऑलरेडी PSL हो रखा है पर कैपिटा, वहाँ पे आप फिर से कर रहे हैं, उस केस में जो है आप 100 रुपया करेंगे तो लोअर बेट आपको मिलेगा 90% का ही मिलेगा। ठीक है, कुछ फुल फॉर्म है देख लीजिए। UCB इस्तेमाल किया मैंने, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, ANBC। आई थिंक जो भी फुल फॉर्म है वो मैं वीडियो बनाते समय बता दिया हूँ। ठीक है, तो ANBC है आपका एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है, CEOBAC है क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है, SMF क्या है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, कहीं पे शॉर्टकट में SMF का इस्तेमाल किया गया होगा। मार्जिनल फार्मर क्या है, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है, और स्मॉल फार्मर कौन है, जिनके पास 1 हेक्टेयर से ज़्यादा और 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है। ठीक है, LAB का मतलब लोकल एरिया बैंक है। NWR मैंने बता दिया आपको, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट होता है। FPO और FPC का मतलब होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। ठीक है, तो ये सारा जो था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। जो भी लेटेस्ट मॉडिफिकेशंस प्रैक्टिस सेक्टर में हुए मैंने कोशिश की एक वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से बता दूं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई छूट रहा है तो इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किसी तरह का कोई कोर्स का इंक्वायरी करना हो किसी भी थ्रू, इस पूरे साल में 25-26 फाइनेंशियल ईयर में किसी भी बैंक का आपका प्रमोशन का एग्जाम हो, आप निश्चित रूप से हमसे कंसल्ट करें 7970903637 पे। एक और अल्टरनेट नंबर है 9939003637 पे। हमारे टेलीग्राम पे चैनल है, ये लिंक है t.me/प्रथम बैंकर। वैसे भी टेलीग्राम पे प्रथम बैंकर सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा। यूट्यूब पे तो ये वीडियो डलेगा तो प्रथम बैंकर के नाम से यूट्यूब पे चैनल वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पे पेज है प्रथम बैंकर के नाम से, आप लोग वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी बैंकिंग अपडेट्स के लिए हमारे सभी चैनल को चाहे वो किसी सोशल मीडिया पर ज्वाइन कीजिए आप लोग। हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी आपका बैंक प्रमोशन का एग्जाम हो या जो भी लेटरल एंट्री का बैंक एग्जाम्स हो, सभी की अच्छे से तैयारी कराई जाए और बहुत ही एफोर्डेबल फीस में कराई जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।